विषय माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996, द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996। इस अधिनियम के भाग 2 के अध्याय 1 में न्यूयॉर्क अविश्वय पंचाट यानी कि न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड एवं अध्याय 2 में जिनेवा अविश्वय पंचाट यानी कि जिनेवा कन्वेंशन अवार्ड दिया है। ये दोनों अविश्वय कन्वेंशंस परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले अध्याय 1 के अंतर्गत न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड पर एक व्याख्यान लेक्चर ऑडियो एवं पीडीएफ नोट्स के माध्यम से प्रस्तुत है। तो सबसे पहले सिनॉप्सिस को देखते हैं। तो पहली हेडिंग में मैंने इसमें इंट्रोडक्शन लिया है यानी कि प्रस्तावना। तो प्रस्तावना क्या कहती है न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड जैसे टॉपिक पर, यानी कि इंट्रोडक्शन में लिखा है माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 के भाग 2 के अंतर्गत अध्याय 1 की धारा 44 से 52 में, कहाँ से, धारा 44 से 52 में न्यूयॉर्क अविश्वय समय है, ये है ना, ये और जुड़ा हुआ है इसमें। तो पंचाट के बारे में महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं जिसे आसानी से स्पष्ट किया जा सकता है। पहली हेडिंग जो है ये समाप्त होती है और दूसरी हेडिंग दी गई है डेफिनेशन ऑफ फॉरेन अवार्ड यानी कि विदेशी पंचाट की परिभाषा। तो विदेशी पंचाट की परिभाषा जो है धारा 44 के अंतर्गत विदेशी पंचाट को परिभाषित किया गया है। तो धारा 44 में लिखा है कि विदेशी पंचाट से तात्पर्य विधिक नातेदारी से उत्पन्न होने वाले व्यक्तियों के बीच विभिन्नताओं पर एक माध्यस्थम पंचाट से है। यह चाहे संविदात्मक हो या ना हो, जिसे 11 अक्टूबर 1960 को या उसके पश्चात पारित किए गए भारत प्रवर्त विधि के अधीन वाणिज्यिक माना गया है, कमर्शियल माना गया है। अर्थात इस प्रकार विदेशी पंचाट से तात्पर्य 11 अक्टूबर 1960 को या उसके पूर्व निर्मित ऐसे माध्यस्थम पंचाट से है जो व्यक्तियों के मध्य संविदात्मक या अन्यथा निर्मित विधिक संबंध से उत्पन्न मतभेद या विवाद के संबंध में हो तथा उस विवाद या मतभेद को भारत में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन वाणिज्यिक माना गया हो। और देखिए बी नंबर की हेडिंग में ये केस दिया गया, ये तो परिभाषा रही धारा 44 के अंतर्गत। अब इसमें एक केस दिया है रामजी लाल एंड सन्स वर्सेस इन्वेस्ट इंपोर्ट EIR 1981 सुप्रीम कोर्ट का मामला दिया गया है। तो इस केस में क्या कहा गया है, इस बात में कहा गया है कि जहां पंचाट ऐसे विदेश में निर्मित किया गया हो जो न्यूयॉर्क अविश्वय का पक्षकार नहीं था। क्लियर हो गया। चलिए अब हम बात करेंगे, देखिए सेकंड पेज पे हम जाते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ तीसरे नंबर की सी नंबर की हेडिंग में एसेंशियल एलिमेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड यानी कि विदेशी पंचाट के आवश्यक तत्व। तो विदेशी पंचाट के 6 आवश्यक तत्व होते हैं। पहला है कि यह व्यक्ति के मध्य मतभेद या विवाद पर आधारित माध्यस्थम पंचाट से है। दूसरा एसेंशियल एलिमेंट है उपरोक्त मतभेद या विवाद विधिक संबंध से उत्पन्न हुआ हो, विधि संबंध संविदात्मक या अन्य प्रकार के हो सकते हैं। तीसरा एसेंशियल एलिमेंट है विधिक संबंध को भारत के अंतर्गत किसी लागू विधि में वाणिज्यिक यानी कि कमर्शियल माना गया होना चाहिए। और फोर्थ नंबर का एसेंशियल एलिमेंट है पंचाट 11 अक्टूबर 1960 को या उसके पश्चात निर्मित होना चाहिए। 5वें नंबर का एसेंशियल एलिमेंट है पंचाट माध्यस्थम
कि एक ऐसे लिखित करार के अंतर्गत किया गया होना चाहिए जिस पर विदेशी पंचाट की मान्यता तथा प्रवर्तन का विषय लागू हो। एंड लास्ट वाला एसेंशियल एलिमेंट है 6वें नंबर का, पंचाट ऐसे क्षेत्र में निर्मित हुआ हो जहां उपरोक्त आविषय लागू हो। और इन 6 एसेंशियल एलिमेंट के बाद में एक केस दिया गया है सी नंबर की हेडिंग में, एसेंशियल एलिमेंट में ही, सरजुद्दीन वर्सेस माइकल गोलोडेट्स EIR 1960। तो इस मामले में क्या हुआ, इस मामले में विदेशी माध्यस्थम की व्याख्या करते हुए यह अभिमत प्रकट किया गया कि ऐसा माध्यस्थम जो, इसमें 4 पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट है विदेशी भूमि में हुआ हो, दूसरा विदेशी माध्यस्थमों द्वारा किया गया हो, तीसरा जिसके प्रति विदेशी विधि लागू की गई हो, तथा फोर्थ पॉइंट है जिसमें एक पक्षकार विदेशी नागरिक हो और विदेशी माध्यस्थम कहा जाएगा। अर्थात इस बात में उपरोक्त सभी तत्व विद्यमान होने के कारण तथा माध्यस्थम कार्रवाई अमेरिकी माध्यस्थम विधि के अनुसार की गई होने के कारण न्यायालय ने ऐसे माध्यस्थम को विदेशी माध्यस्थम माना है। एक केस और दिया गया है इसके अंतर्गत, वो केस है NTPC वर्सेस सिंगर कंपनी EIR 1993 का। तो एक मामला ये भी है, आप देख लेना, मैं PDF के माध्यम से आपको नोट्स भेज दूंगा। अब D नंबर की हेडिंग में हम देखेंगे व्हेन फॉरेन अवार्ड वाइंडिंग, यानी कि विदेशी पंचाट कब बंधनकारी है। तो इस संबंध में यानी कि विदेशी पंचाट कब बंधनकारी है, यानी कि बंधनकारी है, तो धारा 46 में इसके बारे में प्रोविजंस दिए गए हैं। धारा 46 के अनुसार कोई भी विदेशी पंचाट जो इस अध्याय के तहत प्रवर्तनीय है वह उन सभी व्यक्तियों के मध्य उन सभी उद्देश्यों के लिए बाध्यकारी माना जाएगा जिनके मध्य यह पंचाट बनाया गया है। भारत में न्यायिक कार्रवाई में इसका प्रयोग बचाव यानी कि अन्य किसी उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब है कि जहां कोई विदेशी पंचाट बाध्यकारी नहीं किया गया हो या उसे अपास्त या निलंबित न किया गया हो, वहां उस देश द्वारा जिसमें पंचाट बनाया गया है पंचाट के परिवर्तन से इनकार किया जा सकता है, जैसे ही अपील, पुनरीक्षण आदि जैसे उपाश्रय के सामान्य साधनों की उपलब्धता समाप्त हो जाती है, पंचाट बंधनकारी हो जाएगा। अर्थात भारत में भारतीय विधि के अनुसार मध्यस्थम पंचाट उस समय अंतिम और बंधनकारी या बाध्यकारी समझा जाएगा जब उसे अपास्त किए जाने हेतु आवेदन करने की समयावधि समाप्त हो जाती है अथवा जहां ऐसा आवेदन किया जाता है अस्वीकार कर दिया जाता है। क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग इसमें दी गई है एप्लीकेशन फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड, यानी कि विदेशी पंचाट के प्रवर्तन के लिए आवेदन। तो धारा 47 में विदेशी पंचायत के प्रवर्तन के लिए आवेदन के संबंध में प्रावधान करती है। तो धारा 47 यह उल्लेखित करती है कि यदि पक्षकार को विदेशी पंचायत न्यायालय द्वारा प्रवर्तन कराना है तब उसे निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा। क्या लिखा है कि विदेशी पंचायत के प्रवर्तन के लिए आवेदन धारा 47 प्रावधान कर रही है और उसके लिए शर्तें दी गई हैं। तो कुल मिलाकर के इसमें 3 शर्तें हैं, महत्वपूर्ण शर्तें हैं। पहली शर्त क्या कहती है कि पक्षकार को पंचायत के प्रवर्तन के आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने होंगे। इसमें 3 पॉइंट हैं। पहला है मूल पंचायत या उसकी प्रतिलिपि, यदि प्रतिलिपि प्रस्तुत की जा रही है तब उसे उस देश की विधि के तहत प्रमाणित होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है माध्यस्थम मूल करार या उसकी प्रतिलिपि। तीसरा है ऐसे अनुचित दस्तावेज जो कि आवश्यक हो। और दूसरा पॉइंट है मेन, यदि विदेशी पंचायत या माध्यस्थम करार विदेशी भाषा में है तो उसकी अंग्रेजी में अनुवादित प्रति प्रस्तुत करना चाहिए। और तीसरा एंड लास्ट पॉइंट शर्तों में, पंचायत जिस देश से संबंधित है उस देश के राजदूत या वाणिज्यिक दूत के द्वारा पंचायत की प्रमाणिकता करनी चाहिए या उस रीति से प्रमाणित होना चाहिए जो कि भारतीय विधि के अनुरूप है। चलिए तो इस पॉइंट को भी हमने समाप्त किया। धारा 47 के अंतर्गत F नंबर की एक हेडिंग आ रही है इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड, यानी कि विदेशी पंचायतों का प्रवर्तन। तो विदेशी पंचायतों के प्रवर्तन के संबंध में धारा 49 प्रावधान करती है।
तो धारा 49 क्या कहती है कि जहां न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि विदेशी पंचाट धारा 47 तथा 48 के प्रावधानों के तहत परिवर्तनीय है, तब वहां पंचाट को उसे न्यायालय की डिक्री होना समझा जाएगा तथा उसी अनुसार उसका परिवर्तन होगा। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग इसमें जा रही है इनफोर्स कंडीशंस। जी नंबर की हेडिंग है कंडीशंस फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड। चलिए तो विदेशी पंचायतों के परिवर्तन की शर्तों के संबंध में धारा 44 48 से प्रावधान कर रही हैं। तो इसका भी मैं नोट्स आपको भेज दूंगा, पीडीएफ में भेजूंगा। तो फिलहाल ये भी काफ़ी कुल मिलाकर के इसमें भी दो मेन शर्तें दी गई हैं, मैं बतला ही देता हूँ। पहली शर्त है एक विदेशी पंचायत के परिवर्तन को उस पक्षकार के अनुरोध पर स्वीकार किया जा सकता है जिसके विरुद्ध इसका आह्वान किया जाता है, पर केवल तभी यदि वह पक्षकार के समझ सबूत की आपूर्ति करता है। धारा 44 में इसकी प्रोविजंस है। और दूसरा पॉइंट कहता है कि माध्यस्थम का परिवर्तन भी अस्वीकृत किया जा सकता है यदि न्यायालय यह पाता है। तो इसके लिए दो कंडीशन दी गई है, धारा 48(3) में बाद में देखेंगे। चलिए अब इसमें एक केस दिया है इंटीग्रेटेड सेल सर्विस लिमिटेड सर्विस लिमिटेड बेंगलोर वर्सेस अरुण देव गोविंद विष्णु उपाध्याय। तो इस मामला है 2017 का, EIR 2017 का। इस मामले में क्या हुआ कि बम्बई के मामले में ये अभिनिर्धारित किया गया कि विदेशी पंचायत परिवर्तनीय होगा यदि वह विवेक का प्रयोग करते हुए तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए पारित किया गया है। बिल्कुल सही लिखा हुआ है इसमें कि विवेक का प्रयोग करते हुए तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन, नेचुरल जस्टिस का अगर पालन किया गया है तो पारित किया गया है। क्लियर? चलिए एंड नेक्स्ट हेडिंग है अपीलेबल ऑर्डर अंडर न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड, यानी कि न्यूयॉर्क अवसर में पंचायत के तहत अपीली आदेश। वेरी गुड। तो चलिए तो इस न्यूयॉर्क आवेश में पंचायत के तहत अपीली आदेश के संबंध में धारा 50 जो है प्रावधान करती है। धारा 50 न्यूयॉर्क अपशमय के तहत निम्नलिखित आदेश अपील के योग्य होंगे। दो पॉइंट दिए गए हैं कौन कौन से जो है अपील के योग्य होंगे। पहला है धारा 45 के तहत 45 के तहत पक्षकार को मध्यस्थम को संदर्भित करने से इनकार करने वाला आदेश के विरुद्ध अपील हो सकती है। और दूसरा पॉइंट है धारा 48 के तहत किसी विदेशी पंचायत को परिवर्तित करने से यदि न्यायालय से इनकार किया जाता है तब ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील हो सकती है। अपील उस न्यायालय को की जानी चाहिए जो न्यायालय आदेश की अपील सुनने का क्षेत्राधिकार रखता है। और इसमें एक केस दिया हुआ है कि मैसर्स ओरमा इम्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस मैसर्स नेसाई एस प्राइवेट लिमिटेड EIR 1999। तो इस केस में क्या हुआ कि उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि धारा 50 के अंतर्गत ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील नहीं हो सकेगी। धारा 50 के अंतर्गत ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील नहीं हो सकेगी जिसमें उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने धारा 45 के अंतर्गत पक्षकारों को माध्यस्थम हेतु निर्देशित करने से इनकार किया था। अतः जब तक माध्यस्थम अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से धारा 45 के अधीन पारित आदेश के विरुद्ध अपील का प्रावधान न करें, उच्च न्यायालय की एकल पीठ के आदेश के विरुद्ध खंडपीठ को अपील नहीं हो सकेगी। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे H नंबर की हेडिंग भी कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट पेज नंबर 3 पे I नंबर की हेडिंग है सेकंड अपील। सेकंड अपील संबंधी क्या प्रावधान है न्यूयॉर्क कन्वेंशंस में। तो धारा 50 इस संबंध में प्रावधान करती है। धारा 50 के अंतर्गत पारित आदेश के विरुद्ध कोई द्वितीय अपील नहीं हो सकती, परंतु उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। यह धारा उच्चतम न्यायालय में अपील करने के अधिकार को समाप्त नहीं करती और सुप्रीम कोर्ट में अपील हम कर सकते हैं। एंड लास्ट हेडिंग कंक्लूजन, निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में आप इतना सारा पढ़ा है तो निष्कर्ष के रूप में सारे पॉइंटों को मिला करके कि ए से लेकर के आई तक के पॉइंट हमने पढ़े और उनका कंक्लूजन निकाल करके हम इसमें 4 से 5 लाइन लिख सकते हैं।
इसी के साथ में यह न्यूयॉर्क अवश्य में पंचायत आपका समाप्त होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। और एक और कन्वेंशंस नेक्स्ट चैप्टर यानी कि 2 में जिनेवा कन्वेंशंस अवार्ड दिया गया है। इस संबंध में नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको अवश्य बतलाऊंगा।